हम लोग जो है इसमें 14 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर विश्लेषण को देखेंगे। हमारा जो पहला न्यूज है वो नाग MK2 को लेकर है, जो DRDO है यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरन फील्ड रेंज में तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल परीक्षण किया है। इसके अलावा नाग मिसाइल कैरियर संस्करण 2 का भी फील्ड टेस्ट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीजें जो है, जो ये नाग MK2 है, ये जो है तीसरी पीढ़ी का जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, और इसको राजस्थान के पोखरन फील्ड रेंज से जो है सफलतापूर्वक फील्ड ट्रायल परीक्षण किया गया है, और ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा बनाया गया था। तो हम लोग जानते हैं नाग MK2 के बारे में। तो ये जो है पूर्ण रूप से जो है स्वदेशी यानी कि मेड इन इंडिया है, और ये तीसरी पीढ़ी की जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग मार्क 2 जो है यानी कि नाग MK2 जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल DRDO के एकीकृत निर्देशन मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है, और इसका निर्माण जो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक, और इसकी जो मारक क्षमता है वो 4 से 7 किलोमीटर तक है, और ये मिसाइल जो है ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है, यानी कि जिसके दागने के बाद जो है दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है इंफ्रारेड तकनीक से लैस किया गया है, जो लॉन्च से पहले लक्ष्य को जो है लॉक कर लेती है और फिर जो है तेजी से उसको नष्ट कर देती है। ठीक है, विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से लैस आधुनिक बख्तरबंद वाहनों को निष्क्रिय करने में भी जो है ये सक्षम है। अब जो ये है यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ये क्या होता है? तो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है ये भारतीय रक्षा सेवाओं के लिए स्वदेशी रूप से मिसाइल विकसित करने का एक कार्यक्रम है, और वर्ष 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है ये इसका शुरुआत किया गया था। इसके तहत जो है कई सारे मिसाइल बनाए गए, जैसे कि पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, नाग हो गया, ये सारे जो है इसके तहत बनाए गए थे। जैसे कि जो पृथ्वी था वो सतह से सतह जो है मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी पृथ्वी, और अग्नि जो है वो मध्यम दूरी की। ठीक है, पृथ्वी कम दूरी वाला था और अग्नि जो है ये मध्यम दूरी का था, और अग्नि भी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसके अलावा त्रिशूल जो है ये भी कम दूरी की मिसाइल है, लेकिन ये सतह से हवा में मार करने वाली जो है निम्न उड़ान वाली मिसाइल थी। और आकाश जो है ये मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल थी। और इसके बाद जो नाग है ये तीसरी पीढ़ी की जो है एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, तो नाग MK2 जो है ये थर्ड जनरेशन का है, तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा जो है निर्माण किया गया है इसका, और ये मिसाइल जो है DRDO के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसको जो है फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित करके बनाया गया है, और इसकी क्षमता जो है 4 से 7 किलोमीटर तक है। इसके बाद अगला जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो है 150वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, और 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना के जो है 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ठीक, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या है? तो ये जो है मौसम संबंधी गतिविधियों का केंद्र है, मौसम संबंधी गतिविधियों का केंद्र है। ये विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो है अंतर्गत कार्य करता है, और इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में मौसम संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। तो जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है यानी कि जो IMD है, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली है। ठीक, ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है,
इसकी स्थापना जो है 15 जनवरी 1875 को हुआ है और अभी जो है इसका 150 वर्ष स्थापना के पूरे हो गए हैं। ठीक है, ये जो है भारत में जो है मौसम संबंधी गतिविधियों का सूचना प्रदान करने का केंद्र है। ठीक है, सभी गतिविधियों सूचना प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसकी स्थापना जो है 15 जनवरी 1875 को हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है 15 जनवरी 1875 को हुआ और अभी जो है 150 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला न्यूज है वो जोरान मिलोनोविच जो है वो क्रोएशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में जो है जोरान मिलोनोविक को एक बार फिर से क्रोएशिया का राष्ट्रपति चुना गया है। ये जो है पहली बार 2020 में जो है क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुने गए थे। अब जो है ये 2025 में जो है दोबारा, ठीक है, दोबारा जो है ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम जो है जोरान मिलोनोविक है। ठीक, ये क्रोएशिया कहाँ पड़ता है? तो क्रोएशिया जो है वो एक यूरोपीय देश है। ठीक है, क्रोएशिया जो है वो एक यूरोपीय देश है और इसकी सीमा जो है मोंटेनेग्रो, ठीक है, इसकी सीमा मोंटेनेग्रो, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया से लगती है। ठीक है, क्रोएशिया, ठीक है, इसकी सीमा जो है जैसे कि इधर हंगरी से लग रहा है, इधर सर्बिया से लग रहा है। ठीक, और इसकी राजधानी जो है जाग्रेब है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यूरो है। तो ये क्रोएशिया है। तो क्रोएशिया की सीमा जो है निम्नलिखित में किस देश के साथ लगती है? ठीक है, तो इसकी जो है सीमा लगती है मोंटेनेग्रो के साथ लगती है, हंगरी के साथ लगती है, सर्बिया के साथ लगती है, बोस्निया के साथ लगती है, हर्जेगोविना के साथ लगती है और जो है स्लोवेनिया के साथ लगती है, स्लोवेनिया के साथ लगती है। तो हम लोगों को जिसके साथ इसकी सीमा नहीं लगता है उसको चुनना है। तो हंगरी के साथ जो है इसकी सीमा लगती है, सर्बिया के साथ लगती है, स्लोवेनिया के साथ लगती है, लेकिन स्लोवाकिया के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। यह आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो अगला है, केरल के कप्पर और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। हाल ही में केरल के कप्पर और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कप्पर जो इसको कोडिकोस भी कहा जाता है और चाल को जो है कन्नूर कहा जाता है। समुद्र तटों को जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन से जो है ब्लू फ्लैग जो है प्रमाणन मिला है। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करने पर दिया जाता है और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ब्लू फ्लैग प्रदान किया जाता है और ये पर्यावरण और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। और ये जो है कप्पर यानी कि कोडिकोच और चाल यानी कन्नूर समुद्र तटों को मिला है। इसका महत्व क्या है? तो यह प्रमाणन जो है इन समुद्र तटों की वैश्विक अपील को बढ़ाता है। इसके अलावा जो है ये पर्यटन को भी बढ़ाएगा क्योंकि अस्थायी पर्यटन स्थल के रूप में जो है ये पहचान को मान्यता दिलाता है और इसके अलावा जो है ये जिम्मेदार और सुलभ पर्यटन का प्रतीक भी है। तो केरल के कप्पर और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रमाणन है। ये समुद्र तटों, मरीनाओं और नौका घाटों को उनके पर्यावरण, स्वच्छता, सुरक्षा और टिकाऊ प्रबंधन मानकों के लिए प्रदान किया जाता है। ये प्रमाणन डेनमार्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इसका उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना है और समुद्र तटों पर उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश प्रदान करना है।
ठीक है। और जो ब्लू फ्लैग मापदंड होते हैं उसमें 33 मानदंड होते हैं, और उस 33 मानदंड में जो है सुरक्षा, स्वच्छता, टिकाऊ प्रथाएं शामिल है। इसके अलावा जो है उसमें पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, शिक्षा जागरूकता, सूचना बोर्ड, स्वच्छता और जल गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, नियमित निरीक्षण और निगरानी, ये सारे शामिल हैं। कुल मिलाकर जो है 33 मानदंड होते हैं। ब्लू फ्लैग का वैश्विक महत्व क्या हो जाता है? तो ब्लू फ्लैग जो है वो एक प्रमाणीकरण नहीं है, यानी कि एक सर्टिफिकेट देने का कार्य नहीं है ये, बल्कि जो है समुद्र तटों की पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक बन जाता है। तो ये है। और जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, इसकी स्थापना जो है 1981 में किया गया था, और ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो पर्यावरण की शिक्षा के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है, और यह मुख्य रूप से जो है 5 पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम को भी संचालित करता है, जिसमें ब्लू फ्लैग, इको स्कूल, यंग रिपोर्टर फॉर द एनवायरनमेंट, लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट और ग्रीन की है। ठीक है। यह भारत सहित जो है 50 से अधिक देशों में काम करता है, जहां कई समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट कौन कौन से हैं? जैसे कि अक्टूबर 2020 में जो है भारत के 8 समुद्र तटों को पहली बार जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया था। जैसे कि जो शिवराजपुर गुजरात का है, गोगला द्वीप का है, कासरगोड कर्नाटक का, पुदुबिद्री कर्नाटक का, कप्पर केरल का जो इस बार दिया गया है, गोल्डन ओडिशा का, रूसीकोंडा आंध्र प्रदेश का, और राधानगर अंडमान निकोबार का। ठीक है। ये सारे समुद्र तटों को जो है, ठीक है, ब्लू फ्लैग दिया गया है। शिवराजपुर गुजरात हो गया, गोगला द्वीप दूसरा हो गया, कासरगोड जो है तीसरा हो गया, पुदुबिद्री जो है कर्नाटक का, ठीक है, ये चौथा हो गया। इसके अलावा केरल का कप्पर हो गया, गोल्डन जो है ओडिशा का हो गया, ठीक, ये 6 हो जाएगा, और 7वां जो है रूसीकोंडा हो जाएगा, और राधानगर जो है ये 8वां हो जाएगा। ठीक है। और इन सब के बाद जो है 2 अन्य समुद्र तटों को, जो ईडन पुडुचेरी है और कोवलम तमिलनाडु है, उसको सितंबर 2021 में जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया था। मिनिकॉय, थूडी और कदमत समुद्र तटों को जो है नवंबर 2022 में ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया। कप्पर बीच और चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलने के बाद देश में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले समुद्र तटों की कुल संख्या जो है अब 14 हो गई है। ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1981 में हुआ था। ये एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक। और कुल जो है भारत में 14 ब्लू फ्लैग वाले समुद्र तट हो चुके हैं। ठीक है। और अभी हाल में जिसको दिया गया है वो हमारा जो है कप्पर कोझिकोड और चाल कुन्नूर है। ठीक है, इसको दिया गया है। ठीक, यानी कि कप्पर बीच, ठीक है, और चाल बीच को अभी हाल में ही दिया गया। तो हाल में ही कप्पर और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो हम लोगों ने देखा कि जो केरल है, ठीक है, यानी जो कप्पर है, कोझिकोड, चाल कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया, और ये जो है किसका है? ये केरला का है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक। इसके बाद जो अगला है वो माउंट ईबू ज्वालामुखी को लेकर है। हाल में ही जो है माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, और जो माउंट ईबू ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है, तो माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। इसमें विस्फोट से 4 किलोमीटर तक गर्म लावा और धुएं का उत्सर्जन हुआ। लावा का प्रभाव लगभग 2 किलोमीटर तक फैल गया। माउंट ईबू इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। वर्ष 2024 में इसने 2000 से अधिक बार छोटे और मध्यम स्तर के विस्फोट किए गए हैं। ठीक है, तो ये माउंट ईबू ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया का हलमेरा में पाया जाता है, ठीक है, उसमें विस्फोट हुआ है। भौगोलिक महत्व क्या है? तो ये जो ज्वालामुखी है ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, यानी प्रशांत महासागर के जो रिंग ऑफ फायर हैं उसका हिस्सा जो है कौन है?
माउंट ईबू ज्वालामुखी उसका हिस्सा है। और रिंग ऑफ फायर में जो है लगभग 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। माउंट ईबू एक जो है स्ट्रेटोवोल्केनो यानी कि परतदार ज्वालामुखी है, जो ठोस लावा और राख की परतों से बना है। लगातार विस्फोट के कारण यह स्थानिक और वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान का केंद्र है। और जो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, वो जो है कुछ इस तरह से ऐसे जो है एक रिंग का निर्माण जो है प्रशांत महासागर में किया जाता है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला जो है एक भूगर्भीय क्षेत्र है। ठीक है, ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। और ये क्षेत्र जो है टेक्टोनिक प्लेटों की आपसी हलचल और टकराव का केंद्र है, जिससे यहाँ लगातार ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप होते रहते हैं। रिंग ऑफ फायर की विशेषता क्या है? तो दुनिया के जो 75% सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो रिंग ऑफ फायर में ही स्थित हैं। इसके अलावा जो है जो भूकंपीय गतिविधियां होती है वो रिंग ऑफ फायर में जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अधिकांश बड़े भूकंप जो है वो इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है गहरी खाई का भी निर्माण हुआ, जैसे कि जो मारियाना ट्रेंच है जो दुनिया की सबसे गहरी खाई है वो भी यहीं पे पाया जाता है। इसके अलावा पेरू चिली ट्रेंच हो गया, अलउतेनिया ट्रेंच हो गया, कुरील कामचटका ट्रेंच हो गया, ये सारे यहीं पर हैं। इसके अलावा जो पर्वत श्रृंखला है जैसे कि इंडीज पर्वत हो गया, जापानी द्वीप समूह हो गया, वो भी जो है इसी का हिस्सा है। जैसे उत्तर अमेरिका में अलास्का, कैलिफोर्निया जो है इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिण अफ्रीका में चिली और पेरू इसका क्षेत्र है। एशिया, जापान, फिलीपीन, इंडोनेशिया, ये सारे रिंग ऑफ फायर के प्रमुख विशेषताओं में आती हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है ज्वालामुखी पर बात करेंगे। जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, ये ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। ज्वालामुखी जो है वह भूवैज्ञानिक संरचना है जहां पर पृथ्वी के अंदरूनी भाग से पिघली हुई चट्टानें यानी मैग्मा जो है और उसके साथ में गैस और राख जो है सतह पर निकलती है। और इसका कारण क्या रहता है? तो इसका कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां रहती है। और ये जो है एक प्रकार का सक्रिय मतलब हो सकता है, शांत भी हो सकता है, सुप्त भी हो सकता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो है एक भूवैज्ञानिक संरचना है। जैसे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो ये चट्टान का पिघला हुआ मैग्मा रहता है, ठीक है, इसके अलावा जो राख होती है या गैस होती है वो जो है सतह पर जो है इस तरह से निकल जाती है। ठीक है, निकल जाता है। इसका कारण क्या रहता है? तो कारण जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां रहती है। ठीक है, ये आपस में टकराती है। और इसका प्रकार क्या है? ये एक सक्रिय होता है। ठीक है, ज्वालामुखी जो है सक्रिय हो सकता है, शांत हो सकता है, सुप्त हो सकता है। ठीक, तो माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हम लोगों ने देखा ये इंडोनेशिया में स्थित है। इसके बाद जो अगला है वो पंचेट वेधशाला की स्थापना को लेकर है। पश्चिम बंगाल के जो पुरुलिया जिला है, ठीक है, पुरुलिया जिला है, उसमें पंचेट पहाड़ी के ऊपर पंचेट वेधशाला स्थापित की गई है। ठीक है, तो पंचेट वेधशाला जो है वो पंचेट पहाड़ी पर स्थित है जो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में आता है। पंचेट वेधशाला है क्या? तो इसे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने स्थापित किया है। यह खगोलीय पिंडों के वैज्ञानिक अवलोकन में महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगी। इसका उद्देश्य है कि अस्थायी खगोलीय घटनाओं का अवलोकन करना, छात्रों को दूरबीन संचालन, डेटा रिकॉर्डिंग का प्रशिक्षण प्रदान करना और साथ ही जो है खगोलीय अनुसंधान में सहयोग और ज्ञान का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। ये वेधशाला जो है जमीन से 600 मीटर की ऊंचाई पर और लगभग 86 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह पूरी दुनिया की एक प्रमुख वेधशाला होगी। उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैले 86 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बहुत कम वेधशालाएं हैं। ये वेधशालाएं उस कमी को जो है पूरा करेगी। इसके अलावा इस वेधशाला के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शुरू किया जा सकेगा। ठीक, तो पंचेट वेधशाला को पश्चिम बंगाल में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पुरुलिया में स्थापित किया गया है। इसके बाद जो अगला है वो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 को लेकर है। भारत सरकार का प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। जो भारत ऊर्जा सप्ताह
2025 है, इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह जो है एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। यह वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने और सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में प्रयासों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। इसमें जो है 120 देश जो है इसके प्रतिभागी हैं और वहां से लगभग 70,000 से अधिक प्रतिनिधि जो है इनमें भाग लिया है और 700 से अधिक जो है प्रदर्शक हैं। इसके अलावा 90 से अधिक फॉर्च्यून और 500 कंपनियों के जो है सीईओ वक्ताओं की भागीदारी के रूप में है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूस, जर्मनी और अन्य देश जो है वो इनका हिस्सा बनेंगे। और खास तौर पर जो है इसमें 7 प्रमुख विषय हैं, जैसे कि सहयोग है, स्थिति अनुकूलन है, परिवर्तन है, क्षमता है, डिजिटल फ्रंटियर्स है, नवाचार है और नेतृत्व है। ये 7 प्रमुख विषयों के साथ जो है ये आएगा। इसके अलावा जो है जो प्राथमिक इसका फोकस रहेगा वो डिकार्बोनाइजेशन पर रहेगा, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है उस पर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करने और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर जोर देने की बात इसमें की गई है। और जो ऊर्जा इक्विटी है इसमें जो है सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता को जो है सुनिश्चित करने की भी बात कहा गया है और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की और जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को लाने की बात की गई, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जो है कम करके कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय एजेंडा अगर देखें तो ये ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, ऊर्जा उपयोग को जो है न्यायसंगत बनाएगा, विकासशील देशों की आवाज को भी मजबूत करेगा और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? भारत ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किस तिथि को किया जा रहा है? ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 11 से 14 फरवरी में किया जा रहा था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 से 14 फरवरी। इसके बाद जो अगला है वो विमुक्त जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन की मांग को लेकर है। विमुक्त जनजातियों ने केंद्र सरकार द्वारा इदाते आयोग की सिफारिश को त्वरित रूप से लागू करने की मांग की है। ठीक है, तो हम लोगों के मन में सबसे पहला विचार ये आता है कि आखिर ये विमुक्त जनजातियां होती क्या है। ठीक है, विमुक्त जनजातियों को जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है, DNT कहा जाता है। तो विमुक्त जनजातियों को जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है और विमुक्त जनजातियां जो है यानी कि DNT जो है वही समुदाय हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसके दौरान 1871 में जो आपराधिक जनजाति अधिनियम लाया गया था उसमें जो है कुछ जनजाति को जन्मजात अपराधी के तौर पर जो है अधिसूचित किया गया था। उसी को जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स या फिर विमुक्त जनजातियां कही जाती है। लेकिन जब वर्ष 1952 आया तो इस अधिनियम को जो है निरस्त कर दिया गया और इस पदनाम को जो है आपराधिक जनजातियों से बदलकर जो है विमुक्त जनजातियां कर दी गई थी। तो विमुक्त जनजाति शब्द जो है 1952 के अधिनियम में जो चेंजेज हुए, जो आपराधिक जनजातियों को बदलकर जो चेंज किया गया है उससे जो है विमुक्त जनजातियां या फिर डी नोटिफाइड ट्राइब्स शब्द जो है लाया गया। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था वो 1871 में एक अधिनियम लाता है, उस अधिनियम का नाम आपराधिक जनजाति अधिनियम होता है और उसमें जो है कुछ जनजाति को जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया जाता है। फिर जब हमारा देश आजाद होता है तो 1952 में जो है इस अधिनियम को निरस्त कर दिया जाता है और निरस्त करके जो आपराधिक जनजाति शब्द था उसके जगह पर विमुक्त जनजाति यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स कर दिया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो है बंजारा हो गया, बाबरिया हो गया, बेरिया हो गया, बंटू हो गया, कंजर हो गया, लोथा हो गया, मोगिया हो गया, मुल्तान हो गया और सासी, ये सारे आदिवासी इसमें शामिल हैं। ये सारे आदि जनजाति जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो उसी को विमुक्त जनजाति कहा जाता है। तो विमुक्त जनजाति चाहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो इदाते आयोग का गठन किया गया था और उन्होंने जो सिफारिश दी थी उसको त्वरित रूप से जो है लागू करने की मांग इनके द्वारा किया गया है। अब एक तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स ये हो गया,
यानी कि जो 1952 में जिस अधिनियम को निरस्त करके ये नाम दिया गया। एक होता है खानाबदोश जनजाति, यानी कि नोमैडिक ट्राइब्स, यानी कि एनटी किसको कहते हैं, ये तो डीएनटी हो गया। और एनटी किसको कहते हैं, तो खानाबदोश समुदाय को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भोजन एवं आश्रय की तलाश में एक जगह पर रहने के बजाय जो है एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो है बेदिया, चांगपा, भोटिया और बकरवाल जैसे जनजाति जो है इसमें आते हैं, उसको खानाबदोश जनजाति कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक सेमी नोमाडिक ट्राइब्स भी होता है जिसको एसएनटी कहा जाता है, यानी कि अर्ध खानाबदोश जनजाति। और ये जनजाति की खास बात ये होती है कि ये भी भोजन और आश्रय की तलाश करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जनजाति भी भोजन और आश्रय की तलाश में वर्ष के किसी एक निश्चित मौसम में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है और कुछ समय बाद जो है वो पुनः अपने मूल स्थान पर वापस लौट आती है, तो उसको अर्ध खानाबदोश जनजाति कहा जाता है। लेकिन जो खानाबदोश जनजाति है वो कभी एक जगह पर नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह लगातार भ्रमण करते रहते हैं और उनका मूल स्थान पर वापस लौटना जो है लगभग ना के बराबर होता है, तो इसलिए उनको खानाबदोश कहा जाता है। और जो अपने मूल स्थान पर वापस लौट आती है उसको अर्ध खानाबदोश जनजाति कहा जाता है। और इसमें जो है बांसफोर हो गया, सोर हो गया, बाजीगर हो गया, सपेरा हो गया, ये सारे जनजाति जो है अर्ध खानाबदोश जनजाति कहे जाते हैं। अब जो विमुक्त जनजाति है यानी कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं जिसको डीएनटी कहा जाता है, ठीक है, डीएनटी, इनकी मांग क्या है, ठीक है, ये क्यों मांग कर रहे हैं, तो सभी राज्य द्वारा जो है इन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करके जाति प्रमाण पत्र ना दिया जाना जो है ये इनकी मांगे हैं। और अभी तक केवल जो है 7 राज्य यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान ने ही जो है इनको प्रमाण पत्र दिया है। तो ये चाहते हैं कि इनको प्रमाण पत्र दिया जाए, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या अनुसूचित जनजाति का हो या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, तो इनको जो है प्रमाण पत्र मांगने के लिए जो है इनकी मांगे हैं। और अभी तक में मात्र 7 राज्य हैं, कौन कौन है, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है और राजस्थान है। ये 7 राज्य जो है प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इसके अलावा इनके लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा इदाते आयोग का गठन किया गया था, उन्होंने क्या सिफारिश की थी और उस सिफारिश का अभाव जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सिफारिशों में एक अस्थायी आयोग की स्थापना की मांग जो है किया गया था। इसके अलावा जो है इनके लिए उचित वर्गीकरण का मांग किया गया था और इनके लिए जो है एक विस्तृत जाति जनगणना करना भी शामिल था, ठीक है। तो इन सब का जो है अभाव देखा जा रहा है, तो ये भी जो है इनके मांग में शामिल है। इसके अलावा जो है इनके पास भूमिहीनता की स्थिति होती है, पहचान ही इनका अभाव ही जो है इनकी पहचान बनी हुई है, तो उनको भी दूर करना इसमें शामिल है। कई विमुक्त जनजातियों को उपजातियों में शामिल कर लिया गया है जिससे उनकी अपनी पहचान जो है या जो उनकी स्वायत्ता है वो अब समाप्त हो चुका है, तो इस वजह से इनकी मांगे हैं। सार्वजनिक सेवाओं तक जो है इनका सीमित पहुंच है, नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी में भी इनका अभाव है और शिकायत निवारण तंत्र का भी अभाव जो है देखा गया। इसलिए जो है इदाते आयोग ने जो है ये सारे सिफारिश किया था, ठीक है, और यही जो है इसकी मांग जो है बन गई, यानी कि जो डीएनटी है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, उनका मांग यही है, ठीक। तो इन पे जो है बहुत सारे आयोग गठन हुए हैं, जैसे कि जो रेन के आयोग था, ठीक है, रेन के आयोग वर्ष 2006 में जो है विमुक्त और घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के लिए जो है बालकृष्ण सिद्धराम रेनके की अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, ठीक है। वर्ष 2006 में जो है बालकृष्ण सिद्धराम रेनके की अध्यक्षता में जो है एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है। किसके लिए, तो विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए, यानी कि विमुक्त यानी कि जो डीएनटी था, ठीक है, जो खानाबदोश वाला था और जो है अर्ध घुमंतु जनजाति थी, उन सब के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने जो है जून 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग को जो है रेन के आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर इनकी आबादी का अनुमान लगभग 10.74 करोड़ लगाया था, ठीक है। इसमें शामिल था कि इनको सरकारी सेवा, पदोन्नति एवं संसद, विधानसभाओं, स्थानीय नागरिक निकायों और पंचायतों जैसी विधायक निकायों में विमुक्त जनजाति के लिए जो है आरक्षण दिया जाए। विमुक्त जनजाति के विकास के लिए एक अलग बजट और विकास निगम की स्थापना की जाए। आवासीय विद्यालयों का निर्माण,
उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय ऋण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। विमुक्त जनजातियों के निवास स्थान को राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी जाए। इसके अलावा जो है इदाते आयोग जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इन्होंने जो है इनका गठन जो है 2015 में सरकार के जो भीमकू रामजी इदाते थे, ठीक है, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया गया था 2015 में। इन्होंने जो है जो डीएनटी है या एनटी है या जो एसएनटी है, यानी कि जो विमुक्त जनजाति है, जो खानाबदोश है, जो अर्ध खानाबदोश है, उनके लिए जो है ये राष्ट्रीय आयोग का गठन 2015 में किया गया था और ये 2017 में जो अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग ने कहा था कि देश भर में कुल जो है 1526 जो है डीएनटी एसएनटी या एनटी समुदाय है, जिसमें से जो है 269 को अभी तक जो है एससी एसटी ओबीसी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, ठीक है। तो इनके रिपोर्ट में शामिल था कि इनके लिए जो है एक अस्थायी आयोग की स्थापना की जाए, इनके समुदायों का वर्गीकरण किया जाए। इसके अलावा वर्ष 2021 की जनगणना में जाति जनगणना कॉलम शामिल करके इनकी आबादी की जनगणना की जाए, ठीक है। सार्वजनिक शिक्षा एवं रोजगार में एसटी एससी एसटी या ओबीसी कोटा के तहत जो है इनको जो है एक उप कोटा प्रदान किया जाए। इसके अलावा जो है और कई सारे जो है समितियों या आयोग का गठन किया गया, जैसे कि अनंत शयनम अयंगर समिति का गठन जो है 1949 में किया गया था। काका कालेलकर आयोग 1953 में जो है गठन किया गया। बीएन लोकूर समिति 1965, बीपी मंडल आयोग 1980, एमएन बैकेनचरिया आयोग जो है 2002 में जो है इन सब का गठन किया गया, ठीक। अब सरकार के द्वारा जो है इन जाति के उन्नयन के लिए जो है क्या प्रयास किए गए, तो जैसे विमुक्त खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश समुदाय के विकास के लिए जो है इनके विकास एवं कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। जैसे कि 21 फरवरी 2019 को भीखू रामजी इदाते की अध्यक्षता में सरकार ने इन समुदाय के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से विमुक्त खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदाय विकास एवं कल्याण बोर्ड, ठीक है, यानी कि DWBDNC डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज की स्थापना की। इसके अलावा जो है इसकी स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। पहचान के लिए जो है समिति का भी गठन हुआ, जैसे कि नीति आयोग द्वारा जो है विमुक्त खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदाय की पहचान प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा इन समुदायों को निर्वंश विज्ञान अध्ययन किया जा रहा है। अब तक जो है 269 जातियों की डीएनटीज के रूप में पहचान की जा चुकी है। इन्हें एससी एसटी ओबीसी श्रेणी में रखने के लिए जो सर्वेक्षण प्रक्रिया जो है जारी है। इसके अलावा जो है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी अस्थायी समिति है, उसके अनुसार डीएनटी समुदाय से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए जो है कुल 200 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारण किया गया था। हालांकि जो है ये सब जो योजना है इसकी क्रियान्वयन जो है इसकी गति बहुत धीमी है। केंद्र सरकार ने जो है एक सीड योजना लाया था, ठीक है, यानी कि फरवरी 2002 में जो है डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो है योजना लाया गया था, जिसको सीड योजना कहा गया था, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज, यानी सीड की शुरुआत की गई थी। और इस योजना में आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा एवं आवास की सहायता की पेशकश किया गया था। ठीक, अब अगला जो है वो प्लास्टिसाइजर के अपघटन में एस्टरेज एंजाइम का उपयोग से संबंधित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने डाइथाइल हेक्सिलल पैथेलेट यानी कि DEHP प्लास्टिसाइजर के अपघटन के लिए मृदा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया सल्फोबेसिस एसिडोफिलिस द्वारा अपघटित एस्टरेज एंजाइम का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। ठीक है, जो एस्टरेज एंजाइम है उसकी क्रियाविधि क्या है, तो एस्टरेज एंजाइम जो है लगभग 1 महीने तक सक्रिय रह के जो DEPH प्लास्टिलाइजर है यानी कि जो डाइथाइल हेक्सिल पैथेलेट प्लास्टिलाइजर है उसके विघटन को जो है ये उत्प्रेरित करता है। और ये एंजाइम जो है DEHP प्लास्टिलाइजर के 2 उप उत्पादों को विघटित करता है, जैसे कि एक मोनोपथलेट
को जो है ये विघटित करता है। इसके अलावा जो है ये एथिल हेक्सानॉल्स को जो है विघटित करता है। ये जो है उच्च आणविक भार वाले पैथलेट प्लास्टिलाइजर को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। एस्टरेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस नामक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से एस्टर को अल्कोहल और एसिड में जो है तोड़ देता है। और जो एस्टरेज है वो जानवर, पौधे और सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, जिनके कई अलग अलग जैविक कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जैव उत्प्रेरक के रूप में होता है, ड्रग हाइड्रोलिसिस के रूप में, मदिरा को विशिष्ट स्वाद प्रदान करने के लिए, कीटों की रक्षा प्रणाली के लिए। एस्टरेसिस कीटों की जेनोबायोटिक रक्षा प्रणाली का जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा निचले मूत्र पथ के संक्रमण के निदान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एंजाइम के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए जो है शोधकर्ताओं ने EST-S1 एस्टरेज एंजाइम को जो है जीन को ई कोलाई बैक्टीरिया में क्लोन किया और एरोबिक संवर्धन के माध्यम से बड़े पैमाने पर एंजाइम का उत्पादन किया है। एरोबिक संवर्धन का इस्तेमाल जो है, यानी कि जो एरोबिक कल्चर है, उसका इस्तेमाल कई तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे रोगजनों की पहचान करना, उन्हें पृथक करना, जल उपचार करना, मीथेन उत्पादन, आर्किया की खेती करना। और जो प्लास्टिलाइजर है वो क्या होता है, तो प्लास्टिलाइजर जो है ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें प्लास्टिक या व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में लचीलापन एवं चमक बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। जैसे कि ये सामान्यतः बच्चों के खिलौने, शैम्पू, साबुन या खाद्य कंटेनर जैसी वस्तुओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिलाइजर त्वचा के माध्यम से जो है अवशोषित हो सकते हैं, जिससे वे मानव स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन जाता है। और जो DEHP है उसके अतिरिक्त प्लास्टिलाइजर के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जो पैथलेट एस्टर है ये भी एक प्रकार का प्लास्टिलाइजर है, जैसे कि डाइइसोनोमिनल पैथलेट्स हो गया, बिस हो गया, ठीक है, पैथलेट हो गया, डाइसोसोडेथिलित पैथलेट हो गया, ये सारे जो है इसके उदाहरण हैं। ग्लिसरीन भी आता है, ठीक है, ये सारे उदाहरण हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने जैसे ऊपर में रिंग ऑफ फायर के बारे में चर्चा किया था, तो जो जापान है जापान ने दक्षिणी जापान के क्यूशू क्षेत्र में 6.9 तीव्रता के भूकंप के प्रत्यक्ष सुनामी संबंधित चेतावनी जो है जारी किया था। ठीक है, तो ये जो है जापान वो रिंग ऑफ फायर बेल्ट पर ही स्थित है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है रिंग ऑफ फायर की चर्चा करेंगे। तो रिंग ऑफ फायर जो है इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर के आसपास के एक घोड़े के नाल के आकार का क्षेत्र है और ये अपनी तीव्र ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब जैसे कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो इसी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स की क्रिया होती है। जैसे कि रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत हो गया, उत्तरी अमेरिका, यूरेशियन, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक प्लेटों सहित विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित जैसे कि एक अभिसारी सीमा आता है, तो प्लेटें अभिसरित होती है जिससे क्षेपण यानी कि सबडक्शन होता है। जैसे कि प्रशांत प्लेट जो है वो फिलीपीन प्लेट के नीचे जो है क्षेपित होता जा रहा है। इसी तरह रूपांतरित सीमाएं क्या होती है, तो प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर घर्षण करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच की सीमाएं जो है उनके बीच में घर्षण होता है, तो उसको रूपांतरित सीमाएं कहा जा सकता है। इसी तरह एक अपसारी सीमा होता है, वे क्षेत्र जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, जैसे यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गया, वो हो गया। और ये जो है हमारा रिंग ऑफ फायर हो गया। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से ये है। ठीक है, ठीक। इसके बाद जो अगला है वो मकर बिलस्कू महोत्सव को लेकर है। श्रवणकोर देव स्कोप बोर्ड को मकर बिलस्कू उत्सव के लिए सन्निधानम में लगभग 1.5 लाख तीर्थयात्रियों के सम्मिलित होने की संभावना है। मकर बिलक्कू महोत्सव होता क्या है, तो यह भारत के केरल में सबरीमाला मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो भगवान अयप्पा को जो है समर्पित है। यह मकर संक्रांति के साथ सामंजस्यशील है, जिसे प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2 माह के तीर्थ यात्रा सीजन यानी कि नवंबर के मध्य से लेकर मकर संक्रांति तक के अंत का प्रतीक है। और इसका धार्मिक महत्व ये है कि यह त्योहार भगवान अयप्पा के प्रकट होने और दिव्य प्रकाश यानी मकर ज्योति का प्रतीक होता है। यह आस्था, भक्ति और बुरी शक्तियों पर भगवान अयप्पा की विजय का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो मकर बिलक्कू महोत्सव जो है ये
मनाया जाएगा। वहां पर लगभग 1.5 लाख तीर्थयात्री जो है सम्मिलित होंगे और ये जो है सबरीमाला मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है और ये जो है 14 जनवरी को जो है मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन और ये भगवान अयप्पा से संबंधित है। इसके बाद जो अगला है वो कोकण क्षेत्र पर सदा को लेकर है। सादा ऑन कोकण रीजन। अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य बसा कोकण क्षेत्र अपनी अद्वितीय भौगोलिक विशेषता सादा के लिए जो है प्रसिद्ध है। अब ये सादा है क्या? ठीक है, सादा क्या है? तो ये समतल शीर्ष वाले लेटेराइट पठार हैं जो सदियों से हो रहे अपरदन से निर्मित हुए हैं। ठीक है, तो जो सादा है वो समतल शीर्ष यानी कि इनका शीर्ष जो है बिल्कुल समतल होता है और ये लेटेराइट पठार है और ये सदियों से जो है इनका अपरदन होता है और इस वजह से उनका जो शीर्ष होता है वो बिल्कुल समतल हो जाता है। तो ये सदियों से हो रहे अपरदन से निर्मित होती है। अधिकतर बंजर भूमि पर मानसून के दौरान स्थानिक वनस्पतियां पनपती है। पारंपरिक चावल एवं बाजरा की खेती बिना किसी रसायन के की जाती है। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक भूजल प्रणाली जैसे कि छिद्र युक्त लेटेराइट मृदा वर्षा जल को बनाए रखती है जिससे वर्ष भर स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा जो है इसका पारिस्थितिक महत्व ये है कि ये जो है भारतीय फ्लेप्स सेल कछुए जैसी सुभेद्य प्रजाति, तेंदुए, सियार और प्रवासी पक्षी जैसे वन्य जीवों का जो है ये आवास होता है। विकास परियोजनाएं लेटेराइट खनन एवं बागों और आवासीय क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन से जो है सादा को जो है खतरा है और बंजर भूमि एटलस में बंजर भूमि के रूप में इसका वर्गीकरण जो है इस संवेदनशील परिस्थितिक तंत्र और अधिक जोखिम में जो है वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद जो अगला है वो रीट्स इनविट्स म्युनिसिपल बॉन्ड को लेकर है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष ने कहा कि रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट और म्युनिसिपल बॉन्ड अगले दशक में मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है। ठीक है, यानी कि जो रीट्स है, जो इनविट्स है और जो म्युनिसिपल बॉन्ड है उनके बारे में सेबी के अध्यक्ष का कहना है कि अगले दशक में जो है ये मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है। तो हम लोग जानेंगे रीट्स क्या है। तो रीट्स जो है ये रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट या रीट्स जो है निवेश ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड की तरह होता है जो आय उत्पादक रियल एस्टेट संपत्तियों के स्वामित्व और संचालन के लिए निवेशकों से धन एकत्रित करता है। वे निवेशकों से धन एकत्रित करते हैं और उन्हें रियल एस्टेट बाजार में प्रवेश करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। साथ ही उन्हें पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नियमित आय और दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के अर्जित करने में सहायता प्रदान करती है। और जो इनविट्स है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऐसे निवेश साधन है जो राजमार्गों, पाइपलाइनों और विद्युत संयंत्रों जैसी बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के स्वामित्व और संचालन के लिए निवेशकों से धन एकत्रित करते हैं। वे लाभांश और दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि के माध्यम से नियमित आय प्रदान करते हैं, जबकि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता प्रदान करते हैं। और जो म्युनिसिपल बॉन्ड है ये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बुनियादी ढांचा परिसंरचनाओं और नागरिक सुविधाओं के वित्त पोषण के लिए जारी किया गया ऋण साधन है। ये समानता कर मुक्त होते हैं। ये बॉन्ड नगर पालिकाओं को सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए धन एकत्रित करने में सहायता प्रदान करते हैं और निवेशकों को निश्चित रिटर्न देते हैं। इसी तरह जो अगला है वो परमाणु ऊर्जा आयोग को लेकर है। केंद्र ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो डॉक्टर होमी जे भाभा के नेतृत्व में 1948 में यह स्थापित हुआ था। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है वो परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय यानी गवर्निंग बॉडी है और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग की नीतियों को लागू करने के लिए ही किया गया था। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य यह है कि ये परमाणु ऊर्जा विकास के लिए नीतियां बनाता है, परमाणु विज्ञान में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है, परमाणु गतिविधियों को विनियमित करता है, परमाणु प्रतिष्ठानों को सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करता है, परमाणु ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करता है। भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने इसको देखा था नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल को, जो तीसरी पीढ़ी की मिसाइल थी। ठीक है, ये जो है फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर जो है आधारित था। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा था। इसके बाद जो अगला है वो
GHG उत्सर्जन में, ठीक है, 7.93% की जो है गिरावट होगी। भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2020 में जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो है 7.93% की कमी पर प्रकाश डाला गया है। भारत प्रगति पर नजर रखने के लिए प्रत्येक वर्ष में जो है UNFCCC को जो है द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो जो ये चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट है, ये भी UNFCCC के द्वारा जो है जारी किया गया है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची को अपडेट करती है, समन कार्यों का विवरण देती है और उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों सहित प्राप्त समर्थन को भी उजागर करती है। 1850 से 2019 के मध्य विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% भाग होने के बावजूद संचयी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो है भारत का ऐतिहासिक भाग मात्र 4% का है। ठीक है, वो भी वार्षिक है। 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक प्राथमिक ऊर्जा खपत जो है 28.7 गीगाजूल थी, जो विकसित और विकासशील देशों की तुलना में जो है अत्यंत कम है। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि NDCs लक्ष्य क्या है, जैसे कि भारत जो है 2030 तक जो है कई सारे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में जो है ये कमी लाना चाहता है। यानी कि भारत का लक्ष्य जो है 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को जो है 45% तक कम करना है। इसके अलावा जो है देश 2030 तक अपनी जो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी कि जो ऊर्जा आवश्यकता है उसका 50% जो है गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना चाहता है और साथ ही जो है 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा भारत जो है वनारोपण और पुनर्वनन प्रयासों के माध्यम से जो है 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की भी योजना बना रहा है। और भारत ने 2021 में 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP26 में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का संकल्प भी लिया है। तो इसके लिए जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो गिरावट देखी जाएगी वो अनुमान लगाया गया है 7.93% का। इसके बाद जो अगला है वो डिगो गार्सिया को लेकर है। डिगो गार्सिया द्वीप के निकट मछुआरों को समुद्री सीमा पार करने और अवैध शिकार करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। तो हम लोग जानेंगे जो डिगो गार्सिया है वो है क्या। तो डिगो गार्सिया जो है ये मध्य हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये जो है भी आकार का एक आवरण होता है। इसकी खोज 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने की थी। यह ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा रहा था। ठीक है, देखो जो चागोस द्वीप समूह है वो मॉरिशस से लगभग 2200 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है 60 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, द्वीप समूह में सबसे बड़े एटोल डिगो गार्सिया दक्षिण पूर्व, पेरोस, बानहोस और सोलोमन द्वीप दोनों उत्तर में जो है स्थित है। ये प्रमुख एटोल द्वीप है। चागोस द्वीप समूह में कम से कम 18वीं शताब्दी से मॉरिशस का भाग रहा था। जब मॉरिशस एक फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसे आइडल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था। ठीक, 1810 में आइडल डी फ्रांस से ब्रिटेन को हस्तांतरण करने के बाद चागोस द्वीप समूह ब्रिटिश नियंत्रण मॉरिशस का भाग बन गया। चागोस द्वीप समूह को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1965 में मॉरिशस से पृथक कर लिया गया था। ब्रिटेन और मॉरिशस ने अमेरिकी ब्रिटेन सैन्य अड्डे सहित चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता पर वार्ता में अच्छी प्रगति है। ठीक है, अब अगला जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण नियम 2025 अधिसूचित किया है और इस अधिनियम का पूरा नाम जो है पर्यावरण संरक्षण प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन नियम 2025 है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किए गए ये नियम जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स उन सभी वाहनों को कहा जाता है जो निम्नलिखित श्रेणी में आता है, जैसे कि जिसका पंजीकरण जो है वैध नहीं रह गया है वो इसके श्रेणी में आएगा, या फिर जिन्होंने ऑटोमेड फिटनेस सेंटर द्वारा जो है अनफिट घोषित कर दिया गया है, या फिर जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया, वो सारे जो है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स में आते हैं। ठीक, यानी कि अवधि समाप्ति वाले वाहन में आते हैं। ये जो नियम है वो किन वाहनों पर लागू होगा? तो ये नियम जो है वाहनों की टेस्टिंग, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग
और एंड फॉर लाइफ व्हीकल की स्क्रैपिंग में शामिल वाहनों के निर्माता, पंजीकरण मालिक या पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर लागू होंगे। ठीक है, और ये किन पर लागू नहीं होगा, जैसे कि जो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत आने वाले अपशिष्ट बैटरी हैं उस पर यह लागू नहीं होगा। जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम नियम 2016 है उसके अंतर्गत जो प्लास्टिक पैकेजिंग आती है उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार आवागमन नियम 2016 के अंतर्गत अपशिष्ट दायर और प्रयुक्त तेल पर जो है ये लागू नहीं होगा। इसके अलावा ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के अंतर्गत ई अपशिष्ट पर भी लागू नहीं होगा। ठीक है, वाहन की निर्माता की जिम्मेदारियां क्या है, तो निर्माताओं को जो है विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की जवाबदेही पूरी करनी पड़ेगी और ये जो है निम्नलिखित तरीके से पूरी कर सकते हैं, जैसे कि खुद के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा जारी ईपीआर प्रमाण पत्र खरीद कर या फिर जो है किसी अन्य संस्था के पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र से ईपीआर प्रमाण पत्र जो है खरीद कर इस तरह से वो अपनी जवाबदेही पूरी कर सकते हैं। जो वास्तविक निर्माता उत्तरदायित्व है यानी कि जो ईपीआर प्रमाण पत्र है वो क्या होता है, तो ये प्रमाण पत्र जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है और इसे पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या फिर आरबीएसएफ में जो है जमा करना होता है और इसका गठन जो है केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, इसकी जो कार्यान्वयन समिति होगी उसका गठन केंद्र सरकार करेगी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जो है इस समिति की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही जो है इस समिति का उद्देश्य जो है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स नियमों को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद जो अगला है वो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जो है 2024 में 209 गीगावाट को पार करेगी। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो है लगभग 181 गीगावाट थी और यह क्षमता दिसंबर 2024 में बढ़कर 209.44 गीगावाट हो गई। इस तरह से पिछले एक वर्ष में जो है 15.84% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से जो है 500 गीगावाट बिजली उत्पादन के भारत के लक्ष्य की दिशा में जो है मजबूत प्रगति दर्शाता है। इसके अलावा जो है इसके योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि भारत की जो कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है वो 2023 में लगभग 73 गीगावाट थी, फिर वो जो है 2024 में बढ़कर जो 98 गीगावाट हो गई, तो ये इसको जो है योगदान दे रहा है। इसके अलावा जो है पवन ऊर्जा के तौर पर देखें तो इसकी स्थापित क्षमता 2023 में की तुलना में जो है 7.64% की वृद्धि के साथ जो है लगभग 48 गीगावाट हो गया है। इसके अलावा जो है बायो एनर्जी में जो है भारत की स्थापित क्षमता जो है 2023 में 10.84 गीगावाट थी, जो बढ़कर जो है 2024 में 11.35 गीगावाट हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व जो है एक अलग होता है, जैसे कि ये जलवायु परिवर्तन के समाधान में सहायक होता है। ये ऊर्जा जो है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है और साथ ही जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन दोनों को कम करता है और जो भारत ने जो है 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने का लक्ष्य भी रखा है। इसके अलावा जो ऊर्जा सुरक्षा है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा से अधिक बिजली उत्पादन होने से भारत को ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे कम कोयले का आयात करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से जो है काफी कोयले का आयात करता है, तो वहां भी जो है ये कारगर होगा। इसके अलावा जो एसडीजी लक्ष्य है यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में होने वाली वृद्धि स्वच्छ ऊर्जा जलवायु कार्रवाई जैसे अन्य सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में सहायक होगा। ठीक, इसके बाद जो अगला है, एक अध्ययन के अनुसार जो है भारतीय प्लेट पर दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रति उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां रेजिलिएंट रही है। जैसे कि ये अध्ययन जो है बिरबल साहनी पुरान वनस्पति विज्ञान संस्थान द्वारा जो है जारी किया गया है। ठीक, हम लोग इस अध्ययन को देखते हैं। देखो, जो दक्कन ट्रैप होता है ना, वो दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों ने
पृथ्वी पर सबसे लंबे लावा प्रवाह श्रृंखला बनाई, जो बेसॉल्ट लावा से बनी है। और ये जो लावा प्रवाह है वो 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर फैला है, उसी को जो है दक्कन ट्रैप कहा जाता है। और दक्कन ट्रैप जो है ये घटना उस समय घटित हुई जब भारतीय प्लेटें जो है उत्तर की ओर बढ़ते हुए रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरी थी, और ये हॉटस्पॉट अब रियूनियन द्वीप के रूप में मौजूद हो गया है। तो ये हॉटस्पॉट जो है आज भी सक्रिय है, इसमें हालिया उद्गार 2007 में ही हुआ था, और ये पश्चिमी मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और बेसॉल्ट के अपक्षय के कारण जो है यहाँ पर काली मृदा का निर्माण हुआ है, तो दक्कन ट्रैप जो है वही है। ठीक है, तो इस अध्ययन का महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? तो जलवायु संबंधी तनावों को सहने में उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों की जो है उच्च क्षमता के बारे में कहा गया है कि दक्कन में घटित ज्वालामुखीय गतिविधियों का उष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वायुमंडल में पहुंची जहरीली ग्रीन हाउस गैस के चलते ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि हुई। इस वजह से जो है क्रेटियस पैलियोजिन युग में प्रजातियों की सामूहिक विलुप्ति हुई थी। फेरेंजोइक इयोन में 5 बड़ी सामूहिक विलुप्ति जो है उसकी घटना देखी गई थी, और इसमें जो है क्रेटियस पैलियोजिनिक सामूहिक विलुप्ति की सबसे हालिया घटना है। यह घटना क्रेटियस काल के अंत में टर्सरी काल की शुरुआत में घटित हुई थी। इस घटना की वजह से जो है डायनासोर सहित कई स्थलीय जीव जो है पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे। और अध्ययन में कहा गया कि यदि उस कटिबंधीय वर्षा वनों को नुकसान न पहुंचाया जाए तो वो अनुकूल जलवायु परिस्थितियों में शीघ्र ही फिर से बहाल हो सकते हैं। ठीक है, तो दक्कन में घटित ज्वालामुखी गतिविधियों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले जो है घटित हुई ज्वालामुखी विस्फोट की एक प्रमुख घटना थी, और ये क्रेटियस पैलियोजिन काल में से पहले और उसके बाद जो है कई लाख वर्षों तक जो है जारी रहा था। ठीक, रिंग ऑफ फायर को हमने देखा था। केर्च जल मरुमध्य के बारे में जो है देखते हैं। यहाँ पर जो है तेल रिसाव से निपटने के लिए एक आपातकालीन टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और रूस ने जो है उसका गठन किया है। तो जो क्रेच जलड मरुमध्य है, यानी कि जो स्ट्रेट है, ये एक अंतरदेशीय आज़ोब सागर को काला सागर से जोड़ती है, और ये रूस के कब्जे वाले क्रीमिया प्रायद्वीप को क्रांसोडॉर क्षेत्र से अलग करता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्ग है। हम लोगों ने परमाणु ऊर्जा आयोग को देखा। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और आईआईटी मंडी ने TTF यानी कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत डायनेमिक स्पेक्ट्रल एक्सेस के साथ वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर हेतु सेमीकंडक्टर चिप का विकास नामक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि क्या है? तो इसे 2022 में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने लॉन्च किया था। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत एक संस्था है। इस निधि से भारतीय स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को वित्त पोषित प्रदान किया जाता है। इस तरह यह निधि दूरसंचार उत्पादों और सॉल्यूशंस के डिजाइन, विकास और व्यवसायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसका उद्देश्य वहनीय ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवा उपलब्ध कराना है। इससे पूरे भारत में डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, और ये एक प्रकार की जो है तीर्थ यात्रा है, और ये 12 वर्षों के दौरान जो है 4 बार आयोजित होती है। भारत में कुंभ मेला का आयोजन जो है निम्नलिखित 4 तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से होता है, जैसे कि हरिद्वार उत्तराखंड के गंगा नदी के तट पर हो गया, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर हो गया, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर हो गया, और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर होता है। सरस्वती जो है अब वो अदृश्य नदी के रूप में है। इसका उल्लेख हालांकि जो है प्राचीन साहित्य में दिया गया है। कुंभ मेले को जो है 2017 में यूनेस्को की अमूर्त साहित्य सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है कुंभ मेले को 2017 में शामिल किया गया था। चीनी यात्री हेनसोंग ने सबसे पहले अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का उल्लेख किया था। हेनसोंग 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा पर आया था। आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में कुंभ मेले को इसका वर्तमान स्वरूप दिया था।
अंगोला में जो है हैजा फैलने से करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, ये अंगोला है। और अंगोला जो है ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। अंगोला की सीमा जो है उत्तर में जो है रिपब्लिक ऑफ कांगो से लगती है। ठीक है, और उत्तर उत्तर पूर्व में जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो है कांगो से लगती है। और दक्षिण पूर्व में जो है जाम्बिया से लगती है इसकी सीमा। ठीक है, और इसकी पश्चिमी सीमा जो है अटलांटिक महासागर से लगती है। यहाँ पर जो है प्रमुख नदी के रूप में जो है कुआंगो कुआजा है। और यहाँ पे सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट मोको है। ठीक, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। लॉस एंजल्स के पास जो लगी वनाग्नि था उस पर काबू पाने के लिए अधिकारी ने पिंक फायर रिटार्डेंट का उपयोग किया था। ठीक है, जो पिंक फायर रिटार्डेंट है ये वास्तव में जो है रसायनों का मिश्रण होता है और इसका उपयोग जो है आग बुझाने और फैलने से रोकने के लिए किया जाता है। पेरीमीटर सॉल्यूशंस कंपनी द्वारा विकसित जो है इस फायर रिटार्डेंट का दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। फॉक्स चेक में अधिकांशतया अमोनियम फॉस्फेट घोल होता है। यह अमोनियम फॉस्फेट जैसे लवणों से बना होता है। यह जल के समान ही आसानी से वाष्पित नहीं होता और लंबे समय तक जो है वातावरण में रहता है। इसे गुलाबी रंग का बनाया गया है ताकि आगजनी वाले स्थान पर अग्निशामकों को रसायन का छिड़काव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फायर रिटार्डेंट का छिड़काव विमानों से किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग महंगा साबित होता है। साथ ही जो है ये अधिक कारगर भी नहीं होता है। आसपास की नदियों और झरनों को जो है प्रदूषण का खतरा भी उससे रहता है। ठीक, परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसे सबसे पहले जो है अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया था और बाद में जो है इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया। ठीक, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए परिचालन दिशा निर्देश 2.0 जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन को भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2014 से 2015 में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन को वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित और पुनर्गठित किया गया था ताकि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की मौजूदा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, और ये जो है एक अम्ब्रेला डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जैसे कि इसके अंतर्गत जो है उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना है, साथ ही जो है मांस, दूध जो बकरी, ऊंट, गधा, भेड़ से प्राप्त होते हैं, अंडे, ऊन, इसमें जो है उसके उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा जो है इसके उपघटक भी है, जैसे कि पशुधन हो गया और कुक्कुट के नस्ल सुधार पर जो उपमिशन था, पशु आहार और चारा यानी कि फीड एंड फॉडर विकास पर उपमिशन था और अनुसंधान विकास, पशुधन बीमा विस्तार और नवाचार पर उपमिशन था। इसके अलावा जो है वित्त पोषण के लिए जो है ये केंद्र प्रायोजित घटक और केंद्रीय वित्तीय सहायता घटक जो है इसमें शामिल है। और भारत में जो है पशुधन की स्थिति को देखें तो भारत जो है विश्व का सर्वाधिक पशुधन आबादी वाला मौजूदा क्षेत्र है और भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में पहले स्थान पर, अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर, मांस उत्पादन में जो है 5वें स्थान पर आता है। इसके अलावा कुल कृषि और संबंध क्षेत्र के कुल मूल्य संवर्धन यानी जीएबी में पशुधन क्षेत्र का योगदान जो है चालू मूल्य पर 2014-15 में जो है 24.38% का था, जो है 2022-23 में जो है बढ़कर जो है 30.23% हो गया। ठीक, तो इसमें जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं।